वेलकम टू परचम क्लासेस। अपने एमपीपीएससी के एमपीजी के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 6th सेशन है। इस सेशन में हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। अपने प्रीवियस सेशंस में हमने हिस्ट्री पर बात की, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट को देखा और ज्योग्राफी के जो बेसिक न्यूएंसेस, फंडामेंटल न्यूएंसेस एमपी के अराउंड उनको देखा। अब उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल टाइप्स की बात करेंगे और मिनरल्स कौन कौन से हैं उनकी, फिर मेजर क्रॉप्स और वाटर रिसोर्सेज कौन से हैं, इसमें इरिगेशन और नेचुरल वाटर बॉडीज सब शामिल हैं। उसके अलावा एनर्जी सोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं और कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो सॉइल से चाहे आते हो चाहे मिनरल से आते हो, उन पर चर्चा करनी है। तो उसमें जो ग्रीन गोल्ड है जिसको तेंदुलीव कहा जाता है, और पिछले सेशन में हमने बताया था कि तेंदू का प्रोडक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। तो तेंदुलीव के अराउंड जो इकोनॉमी है उसको ग्रीन गोल्ड ये लोग कहते हैं। और तेंदुलीव जो है उसका, ये आप देखेंगे तो, सॉरी, ये वो नाम है जो इसे हमने साइंटिफिकली दिया है, डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन। तो इसको तेंदुलीव कहा जाता है इन साइंटिफिक नेम्स। तो ये आप याद कर सकते हो अगर आप कर पाए तो। ये जनरली मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसका काम होता है, बीड़ी जो बनती है उसका लीव के तौर पर काम करता है। और इस पत्ते में, इस लीव में, इस तेंदु लीव में ही बीड़ी को रोल किया जाता है। जो आपने देखा होगा, बीड़ी आमतौर पर जो लोग पीते हैं वो एक पत्ते में तंबाकू को रोल किया जाता है। तो वो पत्ता जो है वो तेंदू का पत्ता होता है और वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बनता है और उसी को ये लोग गोल्ड कहते हैं, ग्रीन गोल्ड कहते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि 25% ऑफ इंडियाज टोटल तेंदू प्रोडक्शन जो है वो अकेले मध्य प्रदेश में होता है। उसके अलावा बाकी उन क्षेत्रों में होता है जहां पर इस तरीके की मृदा पाई जाती है, खास करके बंगाली रीजन में भी आपने देखा होगा, जो वेस्ट बंगाल है वहां पर भी ये अक्सर होता है। और जो मेजर कारखाने हैं तेंदू प्रोडक्शन के या तेंदू को सेकेंडरी इकोनॉमी के तौर पर प्रयोग करने के, वो बंगाल और मध्य प्रदेश में है। तो 25% ऑफ इंडिया अकेले एमपी में है और 25% इज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन लुकिंग एट द साइज ऑफ इकोनॉमी दैट इंडिया होल्ड्स। फिर ये जो है ट्रेड नेशनलाइज कर दिया गया है और एमपी स्टेट जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन मैनेज करता है। अराउंड 1070 प्राइमरी एससी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, दोज मैनेज। अब ये क्या है, नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि आप इसको अपने तरीके से उगा करके बेच नहीं सकते हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस दोज कंट्रोल दिस प्रोडक्शन एंड आल्सो मैनेज इट्स पोस्ट प्रोडक्शन। तो अगर आप इसको उगा रहे हैं तो आपको इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सपोर्ट लेना पड़ेगा, आप इन्हीं को बेच सकते हैं और यही जो है मैनेज करते हैं अल्टीमेटली। 2026 के सीजन में जो कलेक्शन रेट था वो अप्रोक्सीमेटली 4000 पर स्टैंडर्ड बैग था। अब ये एक स्टैंडर्ड बैग बनाया गया है और उस बैग को मापा जाता है। जैसे जनरली हमारा जो अदर प्रोड्यूस है, फॉर से व्हीट है, राइस है या अदर कल्टीवेशन जो हमारा होता है, वो एक स्टैंडर्ड जैसे टन्स में मापते हैं, किलोग्राम्स में मापते हैं। कई लोग मन में, जो मन बोलते हैं, वो एक लोकल यूनिट होती है नॉर्थ इंडिया में, उसके तौर पर भी मापते हैं। बट ये एक स्टैंडर्ड बैग होता है। तो 4000 रुपए का एक स्टैंडर्ड बैग ये बिकता है। और वेजेस जो हैं वो डिविडेंड के तौर पर भी दिए जाते हैं जो वर्कफोर्स होती है उसको, और प्रॉफिट शेयरिंग बोनस के आधार पर भी किया जाता है। और डायरेक्टली जो कलेक्टर्स बैंक अकाउंट होते हैं उनके खाते में ही भेज दिया जाता है। तो अगर लेट्स से कि यू हैव अ फार्म जिस जहां पर तेंदुली उगाया जा रहा है, तो आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रीच करेंगे। फिर वहां एक स्टैंडर्ड बैग में आपको इसकी पैकिंग करनी होगी। वो बैग 4000 रुपए पर बैग के हिसाब से बिकेगा एंड देन दैट मनी will directly be transferred to your bank account also। उस पर जो प्रॉफिट होगा that will also be transferred to you, because आप एक पूरे चेन का पार्ट हो। और ये हर जगह नहीं होता, इसीलिए कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर इसको दे दिया गया है। अब जो कलेक्शन है वो पीक समर पीरियड में यानी कि मई के आसपास किया जाता है और जो इसकी लिक्विडिटी है वो मॉनसून के सीजन से पहले चूंकि कम हो जाती है। अब अगर पत्ते हैं तो सूखे पत्तों की आवश्यकता होती है, जिन पर अगर मान लीजिए रॉ लीव्स भी हैं तो उनको सुखाना भी पड़ता है। फिर बाद में चूंकि जब मॉनसून आता है तो आर्द्रता बहुत हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है, विच इज नॉट बेनिफिशियल। तो उनको रोल करने में, उनकी प्रोडक्टिविटी में कमतरी आ जाएगी अगर मॉनसून सीजन में किया जाएगा। तो इसलिए मई के सीजन में, पीक समर में, इसको कलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूस है, या जिसको आप सॉइल प्रोड्यूस कह सकते हैं, जो कल्टीवेशन से आता है,
जो बहुत बड़ा रोल रखता है वो है महुआ। महुआ क्या है? महुआ का साइंटिफिक नेम है मधुका लॉन्गिफोलिया और कल्चरली और इकोनॉमिकली ये गोंड और जो बैगा ट्राइब्स हैं, उनसे एसोसिएट किया जाता है। आपने सुना भी होगा बिहार के इलाके में या जो ऐसे आदिवासी इलाके हैं, खास करके जंगलों वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर महुआ का बहुत प्रयोग किया जाता है। महुआ एक तरीके का कई स्थानों पर इसे इंटॉक्सिकेंट भी माना जाता है, बट जनरली ये कल्चरल पार्ट होता है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मादक पदार्थों की श्रेणी में आती हैं बट कल्चरल हिस्सा हो गई हैं सर्टेन एरियाज़ का, तो उनको वहाँ कल्चरली बहुत गलत तरीके से एज़ अ टैबू नहीं देखा जाता है। अब इसके 2 तरीके से ये इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करता है। पहला फ्लावर के फॉर्म में, जो कि मार्च और अप्रैल के समय पर कलेक्ट किए जाते हैं और इन्हें खाने के लिए या जो पशुओं के चारे होते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही लिकर बनाने के लिए जो लोकल लिकर होती है, जिसको देशी देशी शराब कहा जाता है, उसको बनाने के लिए भी महुआ का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो गुलल्ली होते हैं, जो इसके बीज होते हैं उनको गुलल्ली कहा जाता है। गुलल्ली भी कलेक्ट की जाती है जून और जुलाई के आसपास और बाद में इसे ऑयल सीड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो साबुन बनाने में और कुकिंग ऑयल बनाने में या कुकिंग ऑयल के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब तेंदू की तरह नहीं है ये, महुआ जो है वो ज़्यादातर लोकल हाट्स में बेचा जाता है। अब चूँकि तेंदू जो है वो एक लार्जर इकोनॉमी का पार्ट हो गया है, उसकी आवश्यकता आजकल कारखानों में भी होती है। लेकिन महुआ जो है वो इतना हम उसको नेशनलाइज़ या इंटरनेशनलाइज़ नहीं कर पाए, दैट इज़ मोर ऑफ अ लोकलाइज़्ड थिंग। तो वीकली मार्केट होते हैं, उनको हाट बोलते हैं, वहाँ पर ये कलेक्ट किया जाता है और 2026 में वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि महुआ जो है, उससे आप जैम बनाइए, कुकीज़ बनाइए या जो रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेज़ होते हैं, इस तरीके की चीज़ें बना करके आप मार्केट में उतारिए और वन धन विकास केंद्र जो है, वो इसके विकास में और इसके प्रसार-प्रचार में बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। महुआ के बाद अगर देखेंगे तो अदर कुछ क्रिटिकल प्रोड्यूसेस हैं। अब ये जो प्रोड्यूसेस हैं ये इतने नहीं हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं कि इनको आप नेशनलाइज़ कर पाएँ क्योंकि इनका प्रोडक्शन बहुत स्मॉल स्केल पर है, बट स्टिल दे मेक अ पार्ट ऑफ एमपीज़ कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चरल इकोनॉमी। तो इसमें आप देखेंगे तो बहेरा है, हर्रा उसको कहा जाता है। ये छिंदवाड़ा और सिवनी के एरियाज़ में प्रोड्यूस किया जाता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में यूज़ होता है। इसको आप जनरली जानते हैं त्रिफला चूर्ण के नाम से। तो बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं, जिनमें त्रिफला चूर्ण का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर आपके शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में। उसके अलावा साल के बीज होते हैं। साल एक प्रकार का पेड़ है, जो आमतौर पर ट्रॉपिकल डेसिडियस वनों के तौर पर पैदा होता है और सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। तो ज़्यादातर जो आदिवासी इलाके हैं या वो जहाँ पर वनों की सघनता बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, मंडला और बालाघाट में प्रोड्यूस होता है। इससे भी आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और आजकल इस चॉकलेट्स को इससे रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब कि चॉकलेट्स में चूँकि शुगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, तो लोगों को एक विकल्प देने के तौर पर साल के सीड्स का प्रयोग किया जा रहा है। फिर है चिरौंजी, ये सागर और दमोह में जनरली होती है। ये हाई वैल्यू ड्राई फ्रूट है, जिसे कन्फेक्शनरी में आप यूज़ करते हैं और चिरौंजी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और इसे भी मध्य प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस जो सरकार का प्रोग्राम है, जो नेशनल लेवल पर चल रहा है, तो उसमें इन प्रोड्यूसेस को ज़्यादा स्केल करने की कोशिश की जा रही है। फिर कुल्लू या धावड़ा इसको कहते हैं, एक तरीके का गम होता है, खंडवा और शिवपुरी में बनता है। ये बेसिकली फूड के स्टेबलाइज़र के तौर पर या फार्मास्यूटिकल एडहेसिव्स के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो एक गम होता है, गम का मतलब ग्लू आप उसको कह सकते हो, उस तरीके का ग्लू होता है जो फार्मास्यूटिकल्स एडहेसिव में और फूड स्टेबलाइज़र में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा मुरैना में और शिवपुर में, ये 2 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हनी प्रोडक्शन बहुत होता है। तो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी जो है, वो हाइली प्राइस्ड होता है और इसके ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ के कारण आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी इसको मिल रही है और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एज़ अ replacement to their honey which they buy from the market. That is generally a substitute or a replacement of the sugar based honey. तो ये नेचुरल ऑर्गेनिक हनी शिवपुर में और मुरैना में प्रोड्यूस किया जाता है। फिर सरकार की बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं
जो ट्राइबल लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए और ट्राइबल्स को एक स्टेबल लाइफ देने के लिए सरकार कर रही है। अब ट्राइबल्स में जनरली क्या होता है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जनरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो दैट इज नॉट इन लाइन विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन जनरल द डेवलपमेंट दैट द सिटीज और द विलेजेस आर सीइंग दीज डेज। तो सरकार क्या कोशिश कर रही है कि भाई ट्राइबल की इकोनॉमी को ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ या ऐसे इकोनॉमिक लूप के साथ जोड़ दिया जाए ताकि वो जो लोग काम कर रहे हैं ना वही काम करते रहे, उनसे कुछ एक्स्ट्रा काम ना करवाया जाए, बट उनको किसी तरीके से हम इकोनॉमी का पार्ट बना दें। तो लेट्स से कि वो तेंदुपत्ता उगा रहे हैं, तेंदुपत्ता उनको कहे कि कलेक्ट आप कर लीजिए और इनको बेचिए, आपको पैसा मिलेगा। महुआ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो महुआ को आपने ट्राइबल इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया। हनी प्रोडक्शन आप उनसे करा सकते हैं। ऐसे कार्य जो वो कर सकते हैं या जनरली करते हैं, उनके कल्चरल पार्ट है, आप उनको उनके कल्चर से ना हटा के कल्चर के साथ जोड़ के रखें और प्रोडक्शन करवाएं। इससे होगा क्या? होगा क्या? पहला तो रिस्क मिटिगेशन होगा। जब मॉनसून आती है ना तो एक नेचुरल इंश्योरेंस के तौर पर ये काम करती है। अगर बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। तो बारिश एज ए नेचुरल इंश्योरेंस आपके लिए काम करती है, इससे रिस्क भी मिटिगेट होता है। तो फॉरेस्ट पर हमारा जो रेजिलियंस है ना वो सोशियो इकोनॉमिक रिदम के तौर पर काम करता है ट्राइबल रीजन्स में। उसके अलावा जेंडर डायनेमिक्स में एक विमेन लेड एक्टिविटी हो सकती है कि महिलाएं इस प्रकार के उद्यम में कार्य करें, क्योंकि आमतौर पर ट्राइबल वुमेन जो है वो सदियों से ही अपने जो उनके वन है वहां पर जाकर के लकड़ियां बीनने का काम या अदर जो डेली लाइफ एक्टिविटी उनकी होती है वो करती रहती हैं। तो उनके लिए कुछ नया काम नहीं है। पहले लकड़ियां बीननी थी, अब तेंदुपत्ता बीनना है। लेकिन इससे विमेन लेड इकोनॉमी का जनरेशन भी हो सकता है। उसके अलावा डेट मैनेजमेंट हो सकता है। जो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्राइड महुआ और चिरौंजी हैं वो ऑफन दे आर यूज्ड एज अ करेंसी इन द लोकल विलेजेस, और वो सॉल्ट, ऑयल, क्लोथ या फैमिली के लिए जो भी हाई इंटरेस्ट कैश लोन आदि की आवश्यकता होती है उससे मिडल मैन से उनका पीछा छूट जाएगा कि उन्हें कहीं से बोरो नहीं करना पड़ेगा या वो डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो इट वर्क्स फॉर देम एज अ इकोनॉमिक टूल। फिर समस्या क्या है हमारे सामने? समस्याएं जनरली जेनेरिक ही होती हैं जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए। तो पहले क्लाइमेट चेंज है, मौसम बदल रहा है, बारिश नहीं होती या साइकिल बदल जाता है कई बार, तो आप मिस कर देते हैं अपने साइकिल को जिसमें आपने महुआ, तेंदू, चिरौंजी, त्रिफला वगैरह का जो भी प्रोडक्शन करना होता है, हनी वगैरह का, तो वो नहीं हो पाता है। इसमें एक चैलेंज ये है। दूसरा, मिडलमैन बहुत हैं। अगर आप कोई उद्यम स्टार्ट भी कर रहे हैं या इवन इफ यू आर वर्किंग एज अ थर्ड पार्टी इन दिस इकोनॉमी, तो मिडलमैन का रोल रहता है। आप डेट ट्रैप में जो जनरली जैसे फंसते हैं लोग उसी तरीके से ये लोग भी फंस जाते हैं कई बार। तो लोअर रेट पे बेचना पड़ता है, हायर रेट पर इनका प्रोडक्शन होता है, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं होती। तो सरकार इज ट्राइंग कि कम से कम लोगों को एक एमएसपी दे दिया जाए, या जब एडवर्स कंडीशंस हो तो उनको सरकार की तरफ से भी कुछ सपोर्ट कर दिया जाए ताकि वो एक स्टेबल लाइफ अपना जी पाए। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन कई बार हो जाता है कि मान लो कि जैसे हम ये समझे कि भाई काम है आदिवासी वुमेन का कि वो तेंदुपत्ता कलेक्ट कर रही हैं, महुआ बना रही हैं, जो भी कर रही हैं, जो एक्टिविटीज हमने पीछे देखी। अब उसमें ये होता है कि चलो इनका तो काम है तो ये तो कम पैसे में भी कर देंगे या इनके लिए बहुत डेली वर्क है। तो जहाँ किसी व्यक्ति को 100 रुपए मिलने थे वहां पर 50 रुपए दे करके उनको कह दिया गया कि अब इतना ही आ रहा है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये उनके फ्यूचर को, बायोडाइवर्सिटी को ओवर एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेकर के जा रही हैं, और जिससे न सिर्फ इकोनॉमी का ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बल्कि जो स्टेट सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी है वो भी चैलेंज होते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें वेरियस एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स भी हैं। इसके अलावा जो एमपी स्टेट है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन बना के उसने रखी हुई है, जिससे जो भी फॉरेस्ट से जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर ये लोग नजर रख पाए, और साथ ही स्टेट की डिफरेंट बेल्ट्स को स्पेशलाइज किया जा सके इन स्पेसिफिक स्पीशीज, ऑल्सो इन स्पेसिफिक प्रोड्यूसेस। फिर ये कुछ रीजनल एक मैप है जहां पर एमएफपी जिसको कहा जाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसमें कहाँ क्या पैदा होता है। तो वो अभी हमने बात की ना कि जैसे इस इलाके में कुछ पैदा होता है, अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो वहां पर अलग अलग चीजें पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे ही फॉरेस्ट्स हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक हनी बेल्ट है। हनी बेल्ट में मुरैना, शिवपुर, भिंड, सतना या सिवनी आते हैं। ये 5 हो गए। फिर तेंदू बेल्ट है, इसमें सागर, छतरपुर
पन्ना, रीवा, दमोह और सिद्धि आते हैं। उसके अलावा महुआ की बेल्ट है, छिंदवाड़ा इसमें लीड करता है और बाकी झाबुआ, बैतूल, मंडला और दिंदौरी आते हैं। फिर लाख और हरा बेल्ट है, इसमें जबलपुर मेन है और जो मेडिकल बेल्ट है उसमें अमरकंटक, जिसे अनूपपुर कहा जाता है, बैतूल, होशंगाबाद और पतालकोट जो छिंदवाड़ा में पड़ता है, ये मेजर बेल्ट्स हैं। तो 5 मेजर बेल्ट बनाई गई है मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों को समेट करके और वहां से वो प्रोड्यूस लेने की कोशिश की जा रही है और उसको मैनेज करने के लिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन है, वो काम करती है, वो इंश्योर करती है कि लोगों को सही एमएसपी दिया जा सके, उनके प्रोडक्शन का सही उनको दाम मिल सके और दे कैन लीड अ हेल्दी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ। उसके बाद अब देखो, जो हनी बेल्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब ये हम आपको पहले भी जो पीछे मैंने आपको दिखाया था उसमें बता सकते हैं, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको सेग्रीगेटली अलग अलग भी पढ़ सकते हो। जैसे डोमिनेंट रीजन जो है वो मुरैना और शिवपुर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रॉक हनी बी के लिए ये फेमस है। अब हनी बी अलग अलग प्रकार का होता है, तो कोई रॉक हनी बी है, रॉक हनी बी को आप पहाड़ी मक्खी, जैसे अगर आपने देखा हो तो 2 तरीके की मक्खियाँ होती हैं। एक तो छोटी मक्खी होती है, ठीक है? जो अगर आपको काट भी ले तो थोड़े बहुत आपको एलर्जी हो सकती है उससे, थोड़ा बहुत आप स्वेलिंग फ़ील कर सकते हो। बट अदरवाइज़ जनरली ये बहुत, अगर आपको डेंसली ना काट लें कि एकदम से ही बहुत मक्खियों ने काट लिया, तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। उसके अलावा बड़े साइज़ की एक मक्खी होती है जिसको पहाड़ी मक्खी कहा जाता है और इनमें अंतर ये होता है कि जो छोटी मक्खियाँ होती हैं, ये आमतौर पर आप देखोगे कि पेड़ पर इन्होंने अपना छत्ता बना लिया या कोई घर खाली पड़ा है तो घर के कोने में कहीं एक छत्ता बना लिया। इसके अलावा ऐसे बाड़ वगैरह होते हैं बहुत सारे, जो जंगल के इलाके होते हैं। आपने अगर छोटा-मोटा कोई जंगल देखा हो, तो जंगल के इलाके होते हैं, उसमें जनरली पेड़ पड़े हैं, बहुत सारे पेड़ किसी ने काट के डाल रखा है, तो उसके अंदर एक छत्ता बना लेते हैं। ऐसे छत्ता बनाते हैं। ये तो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसको फिर आप तोड़ करके, थोड़ा-सा धुआँ लगा करके, मक्खियाँ भगा करके हनी कलेक्ट कर सकते हो। अगर मास प्रोडक्शन की बात करें तो सरकार इसके लिए आज ह हनी बी को कलेक्ट करने के लिए सरकार पूरे प्रोग्राम्स चलाती है, लोगों को ट्रेन करती है और हनी को उस तरीके से कलेक्ट करती है एज़ एन एग्रीकल्चरल टूल, ठीक है? दूसरा ये वाली जो है ना, ये रॉक हनी बी को पालना, मैनेज करना और उससे हनी लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। पहली बात तो ये छोटी मक्खियों की तरह नहीं है, छोटी मक्खियों का मैकेनिज्म हमने समझ लिया। बड़ी मक्खियों का जो हनी है, पहाड़ी मक्खी का जो हनी है, वो नेचुरली कलेक्ट करना भी मुश्किल होता है। दूसरा, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ग्रो कर रही है, तो ऐसा कहा जाता है और अभी प्रमाणित ये नहीं हुआ है, बट इट इज़ सेड एलिजिडली कि हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो रेडिएशंस हैं, उनसे इनको नुकसान हो रहा है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि भई इनको बचाया जाए और इनको हनी प्रोडक्शन में लगाया जाए। तो पहाड़ी मक्खी का जो शहद होता है वो ज़्यादा ऑर्गेनिक समझते हैं ये, और उसको कलेक्ट करने के लिए ये वाला जो नॉर्थ वेस्टर्न एमपी का रीजन है, जिसमें मुरैना और शिवपुर आते हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये प्रोसेसिंग हब भी है मुरैना, प्रोसेसिंग हब भी है। इसका मतलब ये है कि जितना भी कलेक्ट होता है उस बेल्ट से, वो यहाँ आकर के प्रोसेस होता है, शुद्धिकरण होता है, उसमें से उसको गर्म करके रिफाइन किया जाता है, उसकी अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं, फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, देन रेवेन्यू कलेक्शन होता है। अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग का पार्ट बन जाए। तेंदू बेल्ट जो है वो सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट बेल्ट, ये वाली बेल्ट, ठीक है? तो इसमें बुंदेलखंड, रेवा, पन्ना, प्लेट्यू, ये 2 आते हैं। हाई क्वालिटी का सैंडस्टोन सॉइल जो है वो सागर और पन्ना में पाया जाता है, व्हिच इज परफेक्ट टेक्सचर फॉर इलास्टिसिटी ऑफ बीडीज। तो इसमें भी ये है कि अगर मान लो बहुत तेज धूप पड़ गई या आर्द्रता की कमी रह गई, तो जो पत्ता है वो जल्दी टूटने की संभावना रहती है। तो इसके लिए जो आदर्श मौसम है वो ऐसा है कि पत्ता बहुत ज्यादा ना सूखे, पत्ते में पर्याप्त आर्द्रता बनी रहे, जिससे उसको मोड़ने में, बीड़ी के प्रोडक्शन में बेहतरी से प्रयोग किया जाए। ठीक है। अभी शिफ्ट क्या आया है, तेंदुलीफ जंगल रिजॉर्ट जो है वो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है खजुराहो के नजदीक, और ये दिखाता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस की आइडेंटिटी इको टूरिज्म को भी बढ़ा रही है।
फिर महुआ और साल सीड बेल्ट जो है वो सदर्न और ईस्टर्न एमपी में पाई जाती है, सतपुड़ा और मैकाल रेंजेस में जनरली हाई ट्राइबल डेंसिटी है इनकी, गोंड और बेगा प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है और मैसिव महुआ और साल सीड्स का कलेक्शन किया जाता है। 2026 का इनिशिएटिव क्या है? महुआ नूत्र। महुआ नूत्र क्या है? बेवरेज और स्टैंडर्डाइज्ड स्टोरेज फैसिलिटी है मंडला में, जो कि वेस्ट ऑफ फ्लावर को रिड्यूस कर देंगी बाय अप टू 40%, जिससे ट्राइबल्स जो हैं वो बेच सकते हैं ऑफ सीजन में भी और प्राइसेस उनको ऑन द हायर साइड ही मिलेंगे। ठीक है, तो आदिवासियों के लिए और उन रीजन्स के लिए जहां पर कृषि नहीं की, अब जैसे मोरैना भिंड का इलाका है, वहां पर जनरली आप जाओगे देखोगे तो रेवाइंस एरियाज है, तो खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है बहुत सारे रीजन। अभी मैंने आपको और दिन पिछले क्लास में शायद बताया कि 4 लाख हेक्टेयर जमीन है जो कि रेवाइन पड़ी हुई है, वहां पर कुछ हो नहीं रहा है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि भाई रीजन पड़ा है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो सरकार ने क्या उसका निकाला कि या तो यहाँ से हनी प्रोडक्शन या जो रॉक बी हनी होता है वो प्रोड्यूस करवा लो, या फिर वहां पे आप कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स लगाओ जिससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। लेकिन फिर दिक्कत ये है कि उसके प्रोडक्शन का तो आप कर लोगे, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए जितना आपको खर्चा करना पड़ेगा तो दैट विल बी ऑन द हायर साइड। फिर हर्बल और मेडिसिनल हॉटस्पॉट्स जो हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। दीज आर जो लेसर इंपॉर्टेंस की चीजें हैं वो है अमरकंटक प्लेट्यू में रेयर हर्ब्स पाई जाती हैं, जिसमें गुलबकावली एक है जो कि आंखों के एलिमेंट के लिए यूज की जाती है, बीमारी के लिए यूज की जाती है। और ये जो गुलबकावली है ये अमरकंटक प्लेट्यू में नेटिव है, वहीं पर ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा जो पातालकोट वैली है छिंदवाड़ा में वो डीप बाउल है, डीप बाउल शेप्ड वैली है। तो जैसे ऐसे कटोरा होता है ना, तो ऐसे कटोरे के शेप की ये वैली है। ठीक है, यहाँ पर भारिया ट्राइब पाया जाता है और ये भारिया ट्राइब क्या करता है, ट्रेडिशनल हीलर माने जाते हैं, भगत कहा जाता है इनको। ये ट्रेडिशनल हीलर क्या करते हैं, दे हैव डीप नॉलेज ऑफ सफेद मुसली एंड कालमेघ। तो ये दो हर्ब्स हैं जो इन ट्राइबल्स को पता है। अब देखो ट्राइबल नॉलेज जो होती है वो जनरली रिटन फॉर्म में तो होती नहीं है, इट इज जनरेशनली ट्रांसफर्ड। अभी मैंने पीछे एक दिन बात भी की थी कि ट्राइबल्स कैसे अपने नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं। तो वो ऐसे मेले भी अरेंज करते हैं जहां पर अपना कौशल दिखाने के, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के, या अपना अन्य किसी भी प्रकार का अगर कौशल आपके अंदर है तो उसको जाहिर करने के आपके पास रीजंस या एक एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप उसको दिखा पाए। तो ये जो नॉलेज है सफेद मुसली काल में, ये जो भगत लोग होते हैं भारिया ट्राइब के, ये छिंदवाड़ा के पास जो वैली है ये पातालकोट, वहां पर पाए जाते हैं, जो कि एक बाउल शेप्ड वैली में रहते हैं। सिवनी और जबलपुर में ये मेजर सेंटर्स है लाख के, जो कि कुसुम से बनता है, सेफ्लार इसको कहा जाता है, पलाश के ट्री से बनता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। लाख, मुझे आई डाउट आपने देखा होगा, लाख का प्रयोग किया जाता है। तो एक जो रेफरेंस आपको याद होगा वो महाभारत काल में लाख के लाक्षागृह का आपको शायद अगर याद हो तो हो सकता है। तो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और कॉस्मेटिक्स में जनरली यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है, अब फिर इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, 2026 में सरकार क्या करना चाहती है, उसका क्या प्लान है, उसको एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो वन धन विकास केंद्र सरकार ने बनाए हैं। वन माने जंगल, धन उनसे प्रोड्यूस होने वाली इकोनॉमी, विकास उसको आगे बढ़ाना, योजना सरकार का कार्य जो योजना है या सरकार का जो प्लान है वो। तो जंगल से जो पैदा होता है उसको इकोनॉमी में कैसे इंजेक्ट किया जा सकता है, इसकी योजना है वन धन विकास योजना सरकार की। और उसके लिए सरकार ने अलग अलग केंद्र डिजाइन किए हैं, उन केंद्रों की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हनी के लिए विंध्य हर्बल नाम से इसे बेचा जाता है। विंध्य हर्बल एक ब्रांड सरकार ने बनाया, उसको बेचते हैं। चिरौंजी जो सागर और दमोह में होता है वो प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के तौर पर पैक करके ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर आंवला जो है जिसको गूसबेरी भी कहा जाता है, पन्ना से ये पैदा होता है जिसे लोकली कैंडीज के तौर पर बेचा जाता है, जूसेस इसके बेचे जाते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया जाता है लोकल मार्केट में कलेक्ट करके, इसका सेकेंडरीज पर काम करके इसके प्रोडक्शन को सेकेंड लाइन में, प्रोडक्शन लाइन में भेज करके इसको और ज्यादा
अच्छा बना दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आंवला की कैंडी आपने अगर ना खाई हो, तो एक एक नेशनल ब्रांड भी है, वो भी आंवला कैंडी बनाता है, तो मैंगो कैंडी भी आती है, आंवला कैंडी भी आती है, उनके ऊपर थोड़ा-सा जनरली मसाले का प्रयोग करके, और आंवला आपको जैसे आंवला पहले गरम किया, पहले काटा फिर गरम किया, तो गरम करने से उसका जो खटास है वो दूर हो जाएगा, फिर वो सिंपल अपने रॉ फॉर्म में बचेगा, उसको आप मसाला लगा करके खाएँ। तो ये अगर आपने नहीं भी अगर यूज़ किया हो तो एक बार ये जो इनका नाम है, इसको आप देख लें, आंवला किस नाम से ये लोग बेचते हैं, और उसको एक बार प्रयोग करें। तो सरकार कोशिश कर रही है कि धीरे-धीरे इन लोगों के लिए जो नॉर्मल है, अब आंवला है, हनी है, चिरौंजी है, इनके रोज़ के काम हैं ये। बट इनको इतना प्रोडक्शन करवा रही है सरकार कि इनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। मध्य प्रदेश जो है, फॉरेस्ट इकोनॉमी एक ड्यूअल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। इसमें पहले पे टिम्बर प्रोडक्शन होता है और दूसरे पर माइनर फूड प्रोड्यूस का एक नेटवर्क है। तो टिम्बर तो सिंपल आप समझो कि भाई लकड़ी का प्रयोग करते हैं, और दूसरा इसके जो उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो जनवरी 2026 तक जो स्टेट है वो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड में सबसे आगे है मध्य प्रदेश, और इसमें ये लोग ट्रांजिशन पर काम कर रहे हैं कि कैसे इसको रॉ मटेरियल कलेक्शन से निकालकर इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन इसके ऊपर किया जा सके, ताकि लोगों को इंडस्ट्री के तौर पर भी रोजगार मिले, और जो जहां से किसान है या जो प्रोड्यूसर है इसके फर्स्ट हैंड, उनको भी इसका फायदा हो सके। अब देखो मेजर कौन-कौन से, ये हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, तो मेजरली कौन-कौन सा फॉरेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे काम करते हैं ये देखते हैं एक बार। तो एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको एमपीएसएफडीसी भी कहा जाता है, ये मेजरली मैनेज करता है। इसके हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की इसकी जिम्मेदारी है, और एमपी का वो डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्शन उसके वैल्यू एडिशन पर काम करता है और उसकी पूरी चेन को देखता है, उसका नाम एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। क्या क्या निकलता है? पहला निकलता है टीक। टीक का जो साइंटिफिक नेम है उसको टेक्टोना ग्रांडिस कहा जाता है। टेक्टोना ग्रांडिस उसका साइंटिफिक नेम है, जो टीक का पेड़ है उसका। ये वर्ल्ड रिनाउंड है क्योंकि इसका गोल्डन ब्राउन कलर होता है, और इसका ऑयल कंटेंट भी इसको ज्यादा लंबे समय तक टिकने में, ज्यादा लंबे समय तक बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो बोरी रेंज है नर्मदापुरम में, जो होशंगाबाद में पड़ता है, यहां पर इसकी फाइनेस्ट वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इन प्रीमियम फर्नीचर एंड शिप बिल्डिंग। अब जो शिप बनती है, अब ऐसी किसी लकड़ी का प्रयोग करो, मान लो एक लकड़ी होती है, कीकर कहा जाता है उसको, नॉर्थ इंडिया में होती है, तो वो ऐसी होती है कि उसमें ऑयल कंटेंट जीरो होता है। अब बांस की अगर लकड़ी को आप मोड़ोगे तो वो पूरी मुड़ जाती है, उसका बांस की एक डंडी का जीरो बन जाता है। उसकी बजाय अगर आप किसी ऐसे पेड़ की लकड़ी को देखोगे, जैसे नीम है, तो नीम के पेड़ की लकड़ी को अगर आप मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। तो इसीलिए जो टीक है, टीक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको टेक्टोना ग्रांडिस कहा जाता है, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि एक तो लचीली होती है, ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है। तो प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर जो आजकल आप देखते हो, अगर कहीं आपने कहीं भी देखा हो, तो उसमें इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये तो डायरेक्टली जंगल से निकलता है। अब इसमें क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग कई लोग करते हैं, या जो लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, मैनेजर्स हैं, वही गलत तरीके से इसको प्रयोग करके या कुछ ब्लैक मार्केट करके इसके प्रोडक्शन को कम जरूर करते हैं, लेकिन एमपी के फॉरेस्ट से निकलता है, ये जरूरी है। प्रीमियम फर्नीचर बनते हैं, और जो शिप बिल्डिंग होती है, जहाज बनाने का काम जो है वो इस लकड़ी से किया जाता है। फिर साल है, साल टी के नाम आपने बहुत सुने होंगे। साल को शौर्या रोबस्टा कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका ये है। ये ईस्टर्न रीजन जैसे मंडला और बालाघाट में पाया जाता है। साल टिम्बर जो है एक्सट्रीमली हार्ड होता है लेकिन ड्यूरेबल होता है। एडिशनली रेलवे स्लीपर जो होते हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन, उनमें यूज किया जाता है। तो एमपी के जंगलों से क्या निकलता है, जो आप रेलवे ट्रैक देखते हो उनके ऊपर जो फट्टे पड़े होते हैं बड़े भारी से लकड़ी के, वो साल के होते हैं। उसके अलावा मैं एक और बात आपको बताता हूँ, जो जैसे पंजाब का रीजन है, या यूपी का रीजन है, या राजस्थान का रीजन है, इन रीजन्स में पुराने समय पर जो घर बनाए जाते थे, आजकल तो आप क्या करते हैं कि कंक्रीट की छतें आप बना लेते हो, लेकिन पहले के समय में जब कंक्रीट अवेलेबल नहीं था या अदर कोई टूल्स नहीं थे, तो बड़े-बड़े शहतीर बोलते, शहतीर लेकर के उनके ऊपर साल को, लकड़ी को बिछाया जाता था, और वो लकड़ी सालों साल, दशकों दशक, सदियों सदियों चलती थी। एक तो ड्यूरेबल होती थी, हैवी होती थी,
तो उसके ऊपर आप कोई भी एक्टिविटी करो छत के तौर पर काम करेगी। सॉरी। दूसरा, ड्यूरेबल होने के साथ साथ वो हैवी भी होती थी, लंबा चलती थी। तो साल की लकड़ी जहां प्रयोग की जाती थी तो उस घर को ही साल बोल देते थे। अगर आपने कभी सुना हो, देखा हो ऐसे घर। सॉरी। जो हवेलियां वगैरह आपने पुरानी देखी होंगी, वहां पर साल का प्रयोग होता था। फिर देखो उसके अलावा कौन-कौन सा अदर जो टिम्बर यूज़ होता है उसमें, साजा एक है। साजा को टर्मिनडालिया टोमेंटोसा कहा जाता है। तो ये टर्मिनडालिया टोमेंटोसा जो है इसको साजा कहा जाता है। फिर बीजा है, धाओरा है, ये भी यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में और लोकल कंस्ट्रक्शन में। अब कई लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अच्छी हैं बट लोकल हैं, उनको बाहर खरीदने वाले खरीदार नहीं मिल रहे हैं या उनकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसे साल और टीक की है। तो क्या करोगे? अदर टिम्बर लोकली यूज़ कर लो, बाकी को एक्सपोर्ट कर दो सो दैट यू अर्न सम रेवेन्यू। फिर इकोनॉमिक मैकेनिज्म क्या है? टिम्बर जो है वो गवर्नमेंट डिपो के ज़रिए बेचा जाता है, इनका ई-ऑक्शन किया जाता है और साथ ही ट्रांसपेरेंसी और हाई रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए स्टेट एक्सचेकर की ज़िम्मेदारी होती है। स्टेट मैनेज करता है बट देखो होता क्या है जनरली आदर्श स्थिति तो वही है कि सरकार मैनेज कर रही है, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है एंड एवरीथिंग इज ओके फाइन। बट समस्या वहां आती है जब इनकी ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट होती है। अभी रिसेंटली जब बाढ़ आई तो उस समय आपने देखा होगा पूरे लगभग उत्तर भारत में बाढ़ जैसी स्थिति थी, पंजाब जैसे इलाके डूबे हुए थे और पहाड़ों में बहुत तीव्र गति से बह करके बहुत सारे ऐसे गट्ठर देखने को मिले, पेड़ देखने को मिले जिनकी कटाई चल रही थी। तो लोगों ने कहा कि ये अवैध जो कटाई है ये पहाड़ों पर क्यों चल रही है। अब ऐसी अवैध कटाई आपको दिखेगी एमपी के जंगलों में भी। वहां पर पूरे के पूरे गिरोह बन गए हैं ऐसे। जैसे बहुत सालों पहले चंदन के तस्कर पाए जाते थे दक्षिण भारत में और आपने एक बड़ा पॉपुलर सिनेमा भी देखा होगा जिसको जिसमें एक चंदन का व्यापारी होता है और बड़ा फेमस रिसेंटली वो मूवी और उस तरीके का वो प्लॉट हो गया था। पुष्पा शायद उसका नाम था। तो पुष्पा में आपने देखा कि कैसे टिम्बर का व्यापारी जो है, चंदन का व्यापारी जो है वो बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है क्योंकि पैसा बहुत है उसमें। तो सरकार की नजरों में धूल झोंक के सरकार तो अच्छा करना चाह रही है बट कुछ लोग होते हैं जिनको पूरा मैकेनिज्म पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ से लकड़ी निकालेंगे, उसको बेच देंगे, यहाँ से पैसा आएगा, इनको इतना देना है, यहाँ से वर्कर आएंगे, रात को लोड करेंगे, सुबह वहां उतार देंगे, सरकार के चेक पोस्ट को ऐसे बाईपास करेंगे या किसी को भ्रष्टाचार में लिप्त करके अपने जो ट्रक्स है उनको निकलवा लेंगे। तो ये सब मैकेनिज्म जिसको समझ आ जाता है वो इस प्रकार के व्यापार में बढ़ जाता है आगे। फिर कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, ये तो हमने बड़े देखे, जो टिम्बर देखा हमने साल, टीक और उसके अलावा भी जो थे। अब ये जो माइनर प्रोड्यूसर्स हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तेंदू, महुआ, चिरौंजी, वाइल्ड हनी, कुल्लू गमिया, साल के सीड। तो ये टोटल मिला के हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनता है या आप उसको कह सकते हैं कि जो हाई पेइंग प्रोडक्शन है फ्रॉम द फॉरेस्ट वो इतने प्रकार का हो सकता है। फिर उसके बाद अब आ जाओ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल। तो इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तो एक स्कीम बना दी, वन धन योजना। अब वन धन योजना के तहत ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज करती है और इस योजना से जोड़ती है। तो क्लस्टर होते हैं, इनके अलग अलग प्रजातियों के समूह होते हैं। 300 मेंबर, मोस्टली वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली होती है और 2026 में फोकस है कि इसका वैल्यू एडिशन करके डायरेक्टली रॉ मटेरियल ना बेच के वैल्यू एडिशन किया जाए और 35 रुपए पर किलोग्राम इसको बेचा जाए। इसमें क्या है? ब्रिक्स हो सकते हैं, डीसीड हो सकता है, ब्रांड्स हो सकते हैं जो कि अप टू विंध्य हर्बल जैसे ब्रांड हैं या ट्राइब्स इंडिया है। तो ट्राइब्स इंडिया तो बहुत फेमस हो गया है। ट्राइब्स इंडिया के तो आप हाट बाजारों में आजकल देखोगे तो सरकार बहुत रैपिडली इनको पुश कर रही है। उसके अलावा क्या है? 100 वन धन विकास केंद्र सरकार ने बना लिए हैं जो कि ऑपरेशनल है मध्य प्रदेश में। इनमें आंवला कैंडी, हर्बल सोप बनाना, कुकीज बनाना महुआ से, ये चीजें अभी वर्किंग है, चल रही हैं। तो इस ऐसे करके सरकार जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल को आगे बढ़ा रही है। उसके अलावा एक जो मेजर है वो तेंदुपत्ता संग्रहण है। ये भी कोऑपरेटिव मॉडल है। डीबीटी ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। जो संग्राहक होते हैं, संग्राहक बोलते हैं कलेक्टर को, सॉरी, कलेक्टर मतलब जो
कलेक्ट करता है, तो संग्राहकों को डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। उसके अलावा कलेक्टर जो होते हैं वो आम आदमी बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा कवर किए जाते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिलती है, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग कलेक्शन तो उनको सरकार एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाती है, जिससे वो अपना अपने परिवार का ध्यान रख सकें, और अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो उसके लिए सरकार उन लोगों को कंपनसेट भी करती है। फिर उसके बाद देखिए चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस ये हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग हमारे यहाँ नहीं हो पाती है। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेट का है जबलपुर में, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है ट्राइब्स को, ताकि वो गर्ल्डिंग यानी कि कटिंग बार्क टू डीप, ज्यादा गहराई से उसको ना काटें, हार्वेस्टिंग को इस तरीके से करें कि अगले साल भी आपको प्रोडक्शन मिल जाए। तो सिखा रही है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी तो है ही, कई बार प्रोडक्शन वैसा नहीं होता जैसा सरकार या लोग चाह रहे होते हैं। फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो मैंने आपको कहा कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग है ही, उसको लिखा नहीं गया है, क्योंकि आप डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको प्रमाणित करना पड़ता है, आप बता नहीं सकते हो। रिपोर्ट्स तो आती हैं बट रिपोर्ट्स को आप कोट नहीं कर सकते बिकॉज कुछ प्रूव नहीं होता है। पीपल आर नॉट एक्चुअली सेंट टू प्रिजन, तो इसलिए आप बोल नहीं सकते हो कि ऐसा कुछ होता है, बट हाँ ऐसा होता है। ठीक है। अब ये टॉप 5 फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल हब है, किस जिले में किस स्थान पर कौन सा हब बना रखा है। उसमें इटारसी है नर्मदापुरम में, नेपानगर है बुरहानपुर में, मुरैना और ग्वालियर है, जबलपुर है और छिंदवाड़ा है। क्या क्या होता है, टिम्बर, पेपर, हनी, प्लाईवुड और हर्बल एक्सट्रैक्शन। अब ये मेजर जो चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ नया नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है वो भी हम बात कर चुके हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट कहां लगा हुआ है वो अब आप जानते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे क्या हो रहा है। टिम्बर गेटवे है इटारसी। अब एक एक का स्पेसिफिकली आपको देखना है कि भाई कौन सा प्रोड्यूस कहां से कैसे मिल रहा है और क्या क्या रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है। तो मॉडर्न आउटपुट जो है वो रॉ लॉग्स नहीं है। लॉग्स क्या होते हैं कि एक लंबा सा पेड़ है, उसको आपने ऊपर से थोड़ा सा काटा तो उसकी पत्तियां हट गई, नीचे से काट दिया और बड़ा सा गट्ठर बच गया एक, उसको लॉग कहते हैं। तो इटारसी जो है वो इंजीनियर्ड वुड पर काम कर रहा है कि उससे कुछ बना दिया जाए, उसको फर्नीचर मार्केट में उतार दिया जाए, या उससे पेपर बना लिया जाए, या उसको कुछ अलग तरीके से उसके ऊपर काम करके सरकार बेचना चाहती है। इकोनॉमिक स्केल इसका बहुत ज्यादा है, 500 स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस यहाँ पर खुले हुए हैं। नेपानगर जो है वो पेपर हब है, तो यहाँ पर पेपर बनाया जाता है। लगभग 1 लाख टीपीए, टन्स पर एनम, 1 लाख टन पर एनम। एक टन में होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, और इसके आगे आप 1 लाख और लगा दो, यानी कि 1 2 3 4 5 इतना किलोग्राम पेपर यहां से हर साल बनता है। तो सोचो कितने ज्यादा क्वांटिटी में ये बन रहा है, और रिसाइकल्ड फाइबर पर ये लोग काम कर रहे हैं। हनी में जय गुरुदेव हनी है, उसके अलावा चंबल फेड है। तो ये लोग खेर हनी, मस्टर्ड, व्हाइट क्रीम हनी, इन सब पर काम कर रहे हैं, अलग अलग जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं। और मार्केट ट्रेंड दिखाता है कि हनी जो है वो ईयू मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जहां पर स्ट्रिक्ट अडेरेंस होती है। आपने कई बार सुना होगा कि भारत के जो आम वगैरह थे प्रोड्यूस जो थे, वो अमेरिका ने वापस भेज दिए क्योंकि उनकी क्वालिटी खराब थी। तो ईयू मार्केट में तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहां पर भी इनका जो ऑर्गेनिक और जो पेस्टिसाइड फ्री सर्टिफिकेशन होता है वो काम करता है। तो हमारे देश के अच्छे अच्छे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सरकार बाहर भेज रही है, हमारे लोग बना रहे हैं, हम ही प्रयोग नहीं कर रहे, हम प्रयोग कर रहे हैं बाहर देशों से आने वाला पेस्टिसाइड्स वाला और न जाने किस किस्म का उत्पाद, जो कि हमें बेच दिया जाता है और हम उनको बड़े शौक से खरीदते हैं इस भ्रम में कि ये हमारे लिए अच्छा है, बल्कि वो हमारे लिए जरा भी अच्छा नहीं होता, जरा भी ऑर्गेनिक नहीं होता है। ठीक है, फिर जबलपुर जो है वो नॉलेज एंड प्रोसेसिंग हब माना जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रिसेंटली इको फ्रेंडली अडहेसिव बनाया साल सीड केक वगैरह से। तो ये लाख इंडस्ट्री भी जबलपुर में मेजरली कलेक्शन और प्रोसेसिंग का काम करती है, जिसको इलेक्ट्रिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें देयर इज नथिंग न्यू। अब ये हर्बल कॉरिडोर है, तो इसमें जो की इंडस्ट्रीज हैं, इसमें सर्पगंधा, अश्वगंधा, ये सब एक्सट्रैक्ट और बनाए जाते हैं। बेसिकली हर्बल प्रोसेसिंग जोन है छिंदवाड़ा। यहाँ पर सारा जो रॉ मटेरियल, रॉ प्रोड्यूस हम लाते हैं, उसको ला करके प्रोसेस किया जाता है, जिससे सेकेंडरी जो प्रोडक्शन है
किया जा सके इससे। स्किल डेवलपमेंट भी कर रहा है आईसीएफआरई, ठीक है। आईसीएफआरई स्किल डेवलपमेंट सेंटर है छिंदवाड़ा में, लोकल्स को ट्रेन करता है, यूथ वगैरह को साइंटिफिक हार्वेस्टिंग में, कि कैसे आपको बिजाई करनी है, कैसे काटना है, कहाँ बेचना है, कितना पैसा मिलेगा, और कैसे आप इसको स्केल कर सकते हो सस्टेनेबली और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बेसिस पर अपने लाइवलीहुड को चला सकते हो। ठीक है। फायदा क्या होता है? लोगों को सीधा रोजगार मिल जाता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल जाता है लॉजिस्टिक्स का और टिम्बर ट्रांसपोर्ट का। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है वन धन योजना के तहत ट्राइबल्स में, और ट्राइबल्स को हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट बना रहे हैं यूजिंग वन धन विकास योजना। ठीक है, इतना काफी है। इतना अगर आप कर लेंगे तो इट विल बी मोर देन एनफ। क्लाइमेट जो है, अब क्लाइमेट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि दोनों इसमें हमने करना है। तो क्लाइमेट जो वो सब ट्रॉपिकल है, इसमें 3 सीजन का साइकिल होता है, और लोकेशन जनरली जो होती है वो ह्यूमिड, ईस्ट और सेमी एरिड वेस्ट, इस तरीके का क्लाइमेट बना हुआ है। तो ये एक सीजन साइकिल है। हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा इसकी समरी है, तो समरी देख के फिर आगे के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको देखेंगे। तो उनाला बोलते हैं समर को, उनाला, उनाला मार्च से लेके जून तक ये होती है। मार्च में स्टार्ट हो जाती है, मई में इसका पीक होता है। लू चलती है जिसको डस्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं, और बड़ा कॉमन नाम जो गर्म हवा के लिए है, जो गर्मियों में चलती है उनाला के समय पर, उसको लू कहा जाता है। फिर मानसून को चौमासा कहते हैं, जून से लेके सितंबर तक का समय होता है। जून 15 से 20 के बीच में आ जाता है, और रिट्रीट जो है वो लेट सितंबर से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से आता है। विंटर को सियाला ये लोग बोलते हैं, अक्टूबर से फेब, मतलब जो लोकल नाम है वो सियाला है विंटर का मध्य प्रदेश में, सियाला। अक्टूबर से फेब तक का होता है समय। अभी जो है यानी कि आप बोल सकते हो कि सियाला चल रहा है। तो मिड अक्टूबर में स्टार्ट होता है। जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है, विच इज एविडेंटली इट इज, है ना। फिर देखो ये मॉनसून है, मॉनसून कितने तरीके से आता है, कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस हैं, उसको एक बार देख के फिर बाकी जो मौसम वगैरह है उनको ध्यान से आपने देखना है। मॉनसून जो है वो साउथ वेस्ट मॉनसून एमपी में एंटर करता है बे ऑफ बंगाल से, जो इसकी साउथ ईस्ट ब्रांच है। और जो अरेबियन सी ब्रांच है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, यानी कि इधर से जो एंटर करती है वो एंटर करती है बे ऑफ बंगाल, है ना, साउथ ईस्ट से। और साउथ वेस्ट से जो एंटर करती है वो करती है अरेबियन सी वाली ब्रांच, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट में आकर के दोनों मीट करती हैं। जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, वापस जाती हुई, लौटती हुई, वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है, क्योंकि सन जो है वो साउथवर्ड मूव करता है। हाई प्रेशर जो है वो पुश करता है मॉनसून को बाहर की तरफ, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि साफ आसमान होता है, लेकिन कई बार साइक्लोनिक रेन जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हो जाती है। फिर एक और चीज है जिसको मावट कहा जाता है, महावट भी बोलते हैं अलग अलग जगहों पर, मावट भी बोलते हैं कई जगहों पर, है ना। जैसे अब जो सीजन है, जनवरी एंड की तरफ हम हैं, तो अब जो सीजन है वो जनरली मावट का सीजन है। और अभी रिसेंटली कुछ इलाकों में बरसात भी आपने देखी। महावट क्या होती है? जो सर्दियों में हल्की बारिश होती है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, जो रबी की फसलों के लिए जरूरी होती हैं, उनको महावट बोला जाता है, या मावट, जो भी आप नाम लेना चाहें। मावट भी बोलते हैं कई लोग, मावट, महावट, मावट, जो भी नाम हो, जो आपको ठीक लगे। मैं तीनों यहां पर लिख देता हूं। ये मावट, मावट और महावट, ये तीनों नामों से अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में लोग इसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, जानते हैं। फिर स्पेशल पैटर्न टेम्परेचर और रेनफॉल का क्या है, तो कहां कितनी बारिश होती है ओवरऑल, वो एक बार आप देख लो। एमपी में बहुत वेरिएबल क्लाइमेटिक जोन्स बने हुए हैं। एक डायगोनल ग्रेडियंट आप उसको मान सकते हैं रेनफॉल का, जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हुए, ये एमपी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हुए धीरे धीरे घटता है रेनफॉल। इधर से इधर गए तो रेनफॉल कम हो जाएगा, ठीक है। जो टेम्परेचर जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। रेनफॉल कम होता है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
अब कहाँ क्या कितनी बारिश होती है वो एक बार देख लो। हाईएस्ट रेनफॉल यानी कि जिसको 150 सेंटीमीटर से अबव माना जाता है, वो साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होती है, ये वाले जो रीजन्स हैं ये वाले। इसमें बालाघाट आ जाता है, मांडला आ जाता है और डिंडोरी आ जाता है या दिंदोरी जो भी आप कहें। यहाँ पंचमढ़ी नाम का एक हिल स्टेशन है जो जहां पर 210 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि ये थोड़े से एलिवेशन के ऊपर सिचुएटेड है। उसके बाद एवरेज रेनफॉल जो है वो 75 से 125 सेंटीमीटर पूरे वर्ष का एक ओवरऑल एवरेज है। ये सेंट्रल एमपी में ज्यादातर इतनी बारिश होती है। इसमें भोपाल, इंदौर और जो मालवा प्लेट्यू है जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ एमपी है, वहां पर सॉरी इतनी बारिश आपको देखने को मिलती है, जो कि एवरेज रेनफॉल। तो ये कह सकते हो कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एमपी स्टेट है वहां पर एवरेज रेनफॉल होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, ये जो लो रेनफॉल के जोन है जहां 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, वो कौन से हैं? नॉर्थ वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट वाले हैं, जहां भिंड, मुरैना, शिवपुर, ये जो इलाके हैं जहां पर बीहड़ है, बीहड़ के इलाके में कम बारिश होती है। तो भिंड, मुरैना जो थोड़ा बहुत राजस्थान से भी आप उसको बोल सकते हो कि राजस्थान का भी प्रभाव है इसलिए वहां पर कम बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये तो रेनफॉल का पैटर्न है। टेम्परेचर का पैटर्न क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट है मेजरली तो, लेकिन जो मालवा प्लेट्यू है उसको मॉडरेट क्लाइमेट कहते हो। ये ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। मालवा प्लेट्यू कौन सा है? जो इधर ये वाला जो एमपी का रीजन है, वेस्टर्न रीजन। फिर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये वाले जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ग्वालियर और चंबल वाले, यहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है। 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है। गंज बसोड़ा जो है वो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा गर्म रहा है और विंटर में 0 से 3 डिग्री तक का टेम्परेचर यहां पर रहता है। जो साउथ एमपी है वो ह्यूमिड ज्यादा है। टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा नहीं होता क्योंकि ट्रॉपिकल बेल्ट के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, ये है टेम्परेचर का वेरिएशन। फिर देखो ये डिजास्टर प्रोन एरियाज कौन से हैं और एग्रीकल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर और रेनफॉल जो है। तो सोयाबीन और कॉटन के लिए, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, मालवा और नर्मदा वैली का जो एरिया है वो डिपेंड करता है कि अगर मानसून जुलाई में टाइम पर आ गया तो सोयाबीन स्टेट बन जाएगा, और अगर टाइम पर नहीं आया तो बहुत नुकसान फसल को हो जाएगा। वीट जो है, जिसको शरबती बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन पर भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। सेंट्रल और नदर्न प्लेन्स में हाईली डिपेंडेंट है विंटर टेम्परेचर। मावठ अगर नहीं हुई तो व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो जनरली कम देखा गया है। राइस जो है हाई रेनफॉल वाले एरियाज में, बालाघाट और जबलपुर में कल्टीवेट किया जाता है। तो जहां हाई रेनफॉल होता है वहां पर ऑलरेडी इरिगेशन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। टेम्परेचर ज्यादा होने से, कम होने से कई बार फसल इंपैक्ट होती है, बट रेनफॉल जनरली स्टेबल होता है। और अगर रेनफॉल नहीं हुआ जितना नॉर्मल होना चाहिए, हाई रेनफॉल के एरियाज हैं, तो राइस की फसल को नुकसान हो सकता है। फिर डिजास्टर प्रोन एरियाज कौन से हैं? जहां पर या तो ड्रॉट आ जाते हैं या फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। फ्लैश फ्लड क्या होता है? अचानक से बादल फटने वाली जो घटना आप जानते हैं उसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। तो या तो बादल फट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, या बाढ़ आ जाए, या ड्राउट हो जाए, सूखा पड़ जाए। ऐसा कैसे होता है? ड्रॉट प्रोन जो एरियाज हैं वो बुंदेलखंड और वेस्टर्न एमपी के एरियाज मेजरली हैं। ये जो भिंड, मुरैना, छतरपुर, झाबुआ, टीकमगढ़ के जो इलाके हैं, ये ज्यादा मॉइस्चर स्ट्रेस के अंडर रहते हैं। जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो इसी क्रॉनिक क्लाइमेटिक रिस्क को अवॉइड करने के लिए, अवर्ट करने के लिए बनाया गया है। फिर जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहां पर रिवर ज्यादा है, तो नॉर्मली जो नर्मदा वैली है, जिसमें होशंगाबाद, नर्मदापुरम जिसको कहा जाता है, जबलपुर, ये वाले जो हैं ज्यादा प्रोन एरियाज हैं जहां पर फ्लड आ सकती है। क्यों? क्योंकि इंदिरा सागर डैम जो है, बरगी डैम जो है, ये जो वाटर एक्सेसिव एरियाज हैं, अगर एक्सट्रीम मानसून हो गया तो ये एरियाज डूबने का खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डैम्स वगैरह हैं। तो डैम से अगर पानी किसी प्रकार से निकाला गया या ओवरफ्लो हो गया, टूट गया, तो यहां पर ये एरियाज डूब सकते हैं। फिर चंबल और सिंध का रीजन है, जो नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर शिवपुर, भिंडी, ये जो है ये आमतौर पर फ्लैश फ्लड, क्योंकि जो नदर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो कई बार ओवरफ्लो कर जाती है, जहां से यहां पर फ्लैश फ्लड आने की संभावना या खतरा रहता है। फिर हीटवेव है, वो ग्वालियर और चंबल का आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन जब होती है तो यहाँ पर आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि फ्लैश फ्लड या फिर जो एक्सट्रीम हीट है वो ग्वालियर और चंबल के इलाके में आ जाता है।
अब ये जो क्रॉनिक वाटर स्कैर्सिटी है बुंदेलखंड के रीजन में, इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश ने सागर, छतरपुर और जो बाकी इलाके हैं वहां पर ऐसे रिएक्टिव रिलीफ मॉडल बनाने की कोशिश की है, ताकि एक ऐसा रेजिलिएंट फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके जिससे लोगों को समस्या ना हो। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट तो मैंने आपसे एक कहा जो है ही, जो इस रीजन को वाटर सप्लाई करने या वाटर स्कार्सिटी से लड़ने में मदद करेगा। उसके अलावा सरकार अदर जो भी चीजें हो सकती हैं उनको करने की कोशिश लगातार कर रही है। फिर इसमें क्या सरकार कर सकती है? एक तो जब अगर सूखा पड़ने वाली स्थिति हो तो सरकार ऑलरेडी मॉनिटर कर दे। इसको सैडम्स कहा जाता है। सैडम्स क्या है? साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड ड्रॉट सीवियरिटी इंडाइसेस बनाते हैं। इसमें जो सॉइल है उसका मॉइस्चर कितना है, उसमें ह्यूमिडिटी का कंटेंट कितना है, रेनफॉल एनोमली कितनी हो सकती है, एल नीनो ला नीनो की कंडीशंस बन रही है नहीं बन रही हैं, कौन सी ब्रांच ज्यादा मजबूती के साथ इस बार मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, ये सब चीजें जो है एक साइंटिफिक स्टडी इनकी करके, रिसर्च करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल ड्राउट आएगा या नहीं आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग होती है। तो एक स्टैंडर्ड मीटियोलॉजिकल वीक होता है जिसमें सरकार जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोवाइड करती है सोइंग एडवाइस कि भाई इस मौसम में आप बुआई कर सकते हो, इस मौसम में आप बुआई नहीं कर सकते हो, 10 दिन बाद बुआई करेंगे तो बरसात आने के चांसेस हैं, तब आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, या आप बिना पानी लगाए भी काम चला सकते हो। तो इस तरीके से फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है इसमें, ताकि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो वेरिएशंस आते हैं उससे वो वेल अवेयर ऑफ रह सके। फिर अगर मान लो आई गई, सरकार के सारे प्लान फेल हो गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो सरकार क्या करेगी? उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? तो 2-3 प्लान है। पहला तो क्रॉप कंटिजेंसी प्लान है, ठीक है? क्रॉप कंटिजेंसी प्लान के तहत सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो सीड बैंक बना देगा, और एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी के जो पल्सेस होते हैं उनको लोगों के बीच में, जैसे मूंग और उड़द आदि हो गए, ऑयल सीड हो गए, सेसमी सीड्स वगैरह, तो उनको ऐसे सीजन्स में बुआई के लिए लोगों को देगा कि अगर मान लो आप मिस भी कर गए किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, तो आप बिजाई कर सको दोबारा से। कैटल कैंप होते हैं, फॉडर बैंक्स होते हैं कि अगर मान लो कोई कैलेमिटी आई गई तो पशुओं को चारा मिल सके, ठीक है? साथ ही कैटल कैंप होते हैं जहां पर आपके पशुधन सुरक्षित रह सके। मनरेगा पर सरकार फोकस करे ताकि लेबर की जो डिमांड है वो एंटायरली वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के तहत ना चले, बल्कि लोगों को अदर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मिले। अब मनरेगा तो बदल गया है, इसको वीबी जी राम जी बोलते हैं। अब इसको वीबी जी राम जी बोलते हैं। तो इस योजना के तहत भी सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को रोजगार दिलाया जा सके। फिर ये कुछ लॉन्ग टर्म मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं कि भाई देखो, बाढ़, सूखा, बरसात ये तो चलता ही रहेगा और अनंत काल तक चलता रहेगा, तो कब तक इनके भरोसे बैठेंगे? तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इनको अवॉइड कर सकें। वो अवॉइड करने के लिए इन सिटू कंजर्वेशन, केन बेतवा लिंकेज या डग वेल रिचार्जिंग या पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट के तहत सरकार काम कर रही है। कुएं खोद करके वाटर को रिचार्ज करने की कोशिश करे ताकि पानी की कमी ना रहे, वाटर रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ सके। 2 नदियों को जोड़ रही है ताकि इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उसके अलावा लोगों से पार्टिसिपेशन करवा रही है। वाटरशेड प्रोग्राम सरकार चलवा रही है कि वाटर को कंजर्व करो जितना ज्यादा आप कर सकते हो। 22,000 स्ट्रक्चर करीब कुओं के बना चुकी है सरकार। उसके अलावा लैंड शेप करने के लिए और रिज फरो सिस्टम सरकार यूज कर रही है, जिससे पानी की हर एक बूंद को बचाया जा सकता है। उसके बाद देखो, 2025-26 का जो बजट था एमपी का, उसमें भी सरकार ने पुश किया। पहला, यूनियन बजट जो था उसने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एलोकेशन बाय 93% बढ़ा दिया। इससे बुंदेलखंड रीजन के ड्राउट की कंडीशन को ठीक करने में भी मदद मिलेगी। पहला है जल जीवन मिशन, तो हर घर नल से जल, ये जो सरकार की योजना है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर सरकार प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है, रेस्पेक्टिव ऑफ कौन से रीजन में आप रह रहे हो। दूसरा अटल भूजल योजना है, इसमें ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स जितने भी है बुंदेलखंड के, उसमें सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करने की सरकार की लगातार कोशिश है। लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आप भी वाटर कंजर्व करो, हम भी कर रहे हैं, दोनों मिलकर के एक 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 ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिससे हम बेटर प्रिपेयर हो सके फॉर एनी एडवर्स कंडीशन दैट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर। करेक्ट? फिर ये क्लाइमेटिक रेजिलियंस है, दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल थिंग्स, जो भी इंटरनेशनली हो रहा है उसको छोड़ दो आप।
जॉइंट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। अब इसमें क्या होता है कि 2 राज्य मिलकर के काम करते हैं, तो सिंक्रोनाइज्ड सोइंग एडवाइजरी सरकार बता देगी कि मान लो कि सब लोग, पता तो है नहीं अब किसी को, जनरली वो तो जो उनकी एंसेस्ट्रल नॉलेज है उसके तौर पर बिजाई करते हैं, तो सरकार गाइडलाइन बता देगी भाई सारे लोग इस समय पर बिजाई कर लो। मान लो 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता बेस्ट पीरियड है, उसमें सरकार एडवाइजरी जारी करेगी, इस हफ्ते आप बिजाई कर लो। बिजाई कर लोगे तो अगले हफ्ते शायद बारिश की संभावना हो तो आपकी फसल जल्दी लग जाएगी, आपको नुकसान नहीं होगा। या ड्राउट आने वाला है तो सरकार बोलेगी आज बारिश हो गई, आज ही बिजाई कर लो, क्योंकि आगे तो सूखा पड़ने वाला है, कम पानी यूज होगा। दूसरा, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जा रही है। मान लो एक स्टेट के पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसके जो स्टेट के साथ लगते एरियाज हैं उनमें भी वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। ये इंटर स्टेट एडवाइजरी या जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज होती हैं वो भी हेल्प करती हैं कई बार किसानों को या जो अदर होते हैं उनको। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एक है, इसमें सरकार, ये तो हम बात कर चुके हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, ये अगर जानना चाहो तो ये भी देख लो कि अप्रोक्सीमेटली जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है पहले इन दोनों रिवर्स का, तो उसमें से 2350 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो एमपी को मिलता था। अब प्री मानसून डिस्प्यूट सॉल्यूशन करने की कोशिश है इनका कि रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर किया जा सके। लड़ाई यही रहती थी कि हमें कब मिलता है, हमें ज्यादा मिलता है, हमें जरूरत है। दोनों नदियों को जोड़ दिया, अब उससे नहरें निकाल दी कि जितना पानी चाहिए ले लो। तरीका ये हो सकता है। फिर उसके बाद जो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है ड्राउट मैनेजमेंट की, वो थोड़ा-सा देख लो, ये यूपी और एमपी का है, बाकी नॉट नेसेसरी, क्योंकि मान लो यहाँ अभी यूपी है, फिर कल को कहेंगे राजस्थान, फिर कल को कहेंगे महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, वैसे हर स्टेट से कंपेयर करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, जो नेशनल एवरेज है उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि वेयर डज़ एमपी स्टैंड विज़ विज़-आ-वी द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ ड्राउट मैनेजमेंट। तो क्या कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। करीब 70,000 के आसपास तो ये कुएं खोद चुके हैं, केन बेतवा को जोड़ रहे हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, है ना? तो ये सब तो हो चुका है। जॉइंट डिजास्टर बुंदेलखंड डिजास्टर सेल ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। जॉइंट डिजास्टर रिस्पॉन्स सेल बनाने के लिए हीट वेव प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए। 47 डिग्री से ज्यादा होते ही इन इलाकों में लेबर हॉलीडे माना जाएगा 12 से 4 बजे तक का, कि काम नहीं करवाया जाएगा 12 से 4 बजे तक, क्योंकि हीट वेव ज्यादा होती है, तो उस वक्त आप अपने घर पे बैठो वरना मर जाओगे। ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। जो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है एमपी के राजघाट डैम से घर घर तक पहुंचाने की सरकार की कोशिश है। फिर कुछ ग्रांट सरकार दे रही है और इंडस्ट्रियल एलोकेशन सरकार ने किया है, ठीक है। फिर ये कुछ एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स हैं रिगार्डिंग द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो उसमें चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, नन ऑफ आर यूज। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप जो है वो एक प्लान है सरकार का, इसको एक आइसोलेटेड आइलैंड बनाने का, जो कि करीब 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसे ग्रेटर पन्ना कहा जाएगा। ये लैंडस्केप जो है वो पन्ना और अदर सेंचुरीज को जोड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि एक ऐसा हैबिटेट क्रिएट होगा जो सस्टेनेबल होगा और जो ग्रेटर लार्जर एरिया में फैला होगा, जिससे उसका प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट, सर्विलांस और उससे निकलने वाले प्रोडक्शन आसान हो जाएंगे सरकार के लिए मैनेज करना और रन करना किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कौन कौन सी सेंचुरीज इंटीग्रेट हो रही हैं इनमें? तो पन्ना टाइगर रिजर्व है, नौरादेही वाइल्ड सेंचुरी है, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी की। तो इन सबको जोड़ करके ग्रेटर पन्ना बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जिससे सस्टेनेबिलिटी आ सके इस रीजन में। ठीक है, अब ये कि क्यों कर रहे हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या है, स्पीशीज मॉनिटरिंग करेंगे, वल्चर कंजर्वेशन करेंगे, हैबिटेट एक्सपेंशन करेंगे, ये सारे सरकार के इसमें प्लान है। और इकोलॉजिकल ट्रेड ऑफ की डिबेट को खत्म करने के लिए लोग कर रहे हैं कि स्पेस वर्सेस क्वालिटी फ्रेगमेंटेशन या जो प्रे बेस कंसर्न्स होते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के, वो सरकार कोशिश करे। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जैसे आपके वो वाले रीजन्स जो है ना जहाँ पर बरसात नहीं होती है, तो वहाँ पर एक ऐसा हैबिटेट क्रिएट कर दिया जाए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए, या एक नेचुरल हैबिटेट ऐसा क्रिएट हो जाए जहाँ पर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर और इन जनरल जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कंजर्व किया जा सके।
ठीक है? तो बस यही है, यहाँ पर हम विराम देंगे और बाकी जो बातें हैं वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिसमें हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड जो बाकी हमारी बातें हैं, उनको पूरा करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।